नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 7 का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि मध्यकालीन इतिहास है, तो हम इस अध्याय में मध्यकाल के नगर, व्यापारी और शिल्पीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लिखा है, मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे, जैसे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो कई नगर एक साथ, जैसे प्रशासनिक केंद्र और वाणिज्यिक केंद्र था, शिल्पी उत्पादन के केंद्र भी हुआ करते थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मानचित्र दिया गया है जो कि मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से नगर केंद्र हैं। जैसा कि इस मानचित्र में दिया गया है, जैसे पुष्कर, वृंदावन, अजमेर, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, मुंबई, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, कमालपुरम, स्वामीमलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम और तिरुवन्नमलाई, उरैयूर, तंजावुर, मदुरै। ये सब उस समय के नगर केंद्र थे। इनमें से जो महत्वपूर्ण नगर केंद्र हैं वो है सूरत और मसूलीपट्टनम, हम्पी। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी विस्तार से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है प्रशासनिक केंद्र। जैसा कि अध्याय 2 में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ लिया है, तो लिखा है आगे, आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। तो चोल काल के वास्तुकार का नाम आप याद रखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, यह पूछा भी आ सकता है और पूछा भी गया है। तो चोल काल के वास्तुकार का नाम क्या है? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता चलता है कि क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है। आगे, अच्छा, मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल भी हुआ करते थे, जिसमें कई मंडप बने हुए थे। राजा लोग इन मंडप में अपना दरबार लगाते थे और यहीं से अपने अधीनस्थों के लिए आदेश भी जारी किया करते थे। इसके अलावा नगर में सैन्य शिविर भी हुआ करते थे। नगर में बाजार भी थे, जो कि बाजार हलचल से भरा हुआ था, जहाँ से अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से हुआ करती थी। तंजावुर और उनके निकटवर्ती जो नगर थे, जैसा कि उरैयूर, यहाँ से जो इस नगर के जो शाली बुनकर थे, वे मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा और राजा अभिजात वर्गों के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और साधारण वर्ग के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामीमलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। ठीक, आगे दिया गया है मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर, जो कि एक मंदिर नगर था, इसका एक उदाहरण दिया गया है। आगे लिखा गया है कि मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। तो जो मंदिर नगर है वो नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं।
नगरीकरण का आशय से है नगरों के विकास की प्रक्रिया। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे और वे मंदिरों को भूमि तथा धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे और तीर्थयात्री तथा पुरोहित पंडितों को भोजन भी कराया जाता था। इसके अलावा पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। आगे यहाँ बॉक्स में लिखा गया है कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी। तो चोल काल की जो कांस्य मूर्तियाँ थी वो कैसे बनाती थी? लुप्त मोम तकनीकी किस के द्वारा बनाती थी। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाती थी और उसके बाद चिकनी मिट्टी से उसे पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ देता था। उसके बाद जब पूरी तरह मिट्टी सूख जाती थी तो फिर उसे गर्म किया जाता था। उसके बाद मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल देता था। फिर चिकनी मिट्टी के जो खाली साँचे बचते थे उसी साँचे में जहाँ पे छेद किए जाते थे उसी छेद के रास्ते से धातु को पिघलाकर भर दिया जाता था। फिर उसके बाद जब धातु ठंडी हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटाकर और उसमें से जो निकली प्रतिमा थी उसको साफ कर दिया जाता था। तो आइए हम पढ़ते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे, जिसको टिन कहते हैं, के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आगे चित्र 1 के नीचे लिखा गया है कांस्य मूर्ति, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। आगे बताया गया है कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वे मंदिर के धन को व्यापार साहूकार में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इससे एक वाणिज्यिक केंद्र स्थापित हो जाता है। जब लोग मंदिर के आसपास बसेंगे तो वे क्या करेंगे? वे एक वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करने में मदद करेंगे। आगे बताया गया है कि इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति रिवाज से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन जो कि विदिशा में स्थित है और गुजरात में सोमनाथ। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मंदिर नगर हैं जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। आगे तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जो तीर्थ स्थल थे वे भी क्या हुए? धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो गए। जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु, ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं।
अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। सूबा को प्रांत भी कहते हैं। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। तो जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वे अजमेर में 12वीं शताब्दी में बसे हुए थे। और उनके जो दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे, सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे। तो आज भी पुष्कर मेला लगता है, जो कि आप जानते हैं। आगे लिखा गया है छोटे नगरों का संजाल। तो 8वीं शताब्दी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिसने लगा। संभवतः उसका जो प्रादुर्भाव हुआ वह बड़े बड़े नगरों से ही हुआ होगा। उसमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसे मंडी कहते हैं, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उसमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजारे थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। तो मंडपिका किसे कहते हैं? मंडपिका उसे कहते हैं जहाँ पे आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते हैं, उसे मंडपिका कहते हैं, यानी कि मंडी। और हाट किसे कहते हैं? जहाँ पे दुकानें और बाजारें थी, उसे हाट कहा जाता है। आगे इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पी, जैसे कुम्हार, तेली और शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार और तोड़ने वाले आदि अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम घूम कर क्रय विक्रय, यानी कि खरीदने और बेचने वाला काम किया करते थे। आसपास और दूर दराज के जो व्यापारी थे, वो इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है, जो कि चित्र 2 है। नगर का एक बाजार का चित्र है। ये एक नगर के बाजार का चित्र दिखाया गया है। आगे लिखा गया है, आमतौर पर जो सामंत या परिवर्तित काल के जमींदार होते थे, वे नगरों में ही और उनके आसपास के नगर में किलेबंदी करके महल बना लेते थे, और ऐसे सामंत व्यापारी और शिल्पकारों पर उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उस अस्थाई मंदिरों को प्रदान करते थे। कभी कभी जो सामंत होते थे, जहाँ पे ये किलेबंदी बनाकर रहते थे, तो वहाँ के जो अस्थाई मंदिर थे, उन अस्थाई मंदिरों को ही करों को इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया था, जिसका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया जाता होगा, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य यानी कि धनी व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। आगे चित्र 3 दिया गया है, जो कि लकड़ी पर नक्काशी करते हुए एक कारीगर का चित्र दिखाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे बाजारों पर कर। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किया जा सकते हैं, जैसे शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों पर कर लगाए जाते थे।
इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूले जाते थे। आगे आगे दिया गया है बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के होते थे। उनमें से एक हैं बंजारे लोग, और कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापार अपने संग बनाते थे, और कई व्यापारी विशेष रूप से अपने घोड़ों के व्यापारी अपने संग बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। तो व्यापारी कई प्रकार के होते थे, जैसे बंजारे लोग, और कुछ विशेष प्रकार के व्यापारी थे जैसे घोड़े के व्यापारी। तो उनमें से जो मुखिया होता था वह घोड़े के व्यापार के लिए योद्धाओं से, राजा से या राजा के अधीनस्थों से बात करता था। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, जिसे गिल्ड कहते हैं, उसे बनाते थे। तो जब भी व्यापारी व्यापार करते थे तो वे अनेक राज्यों या जंगलों से होकर जाते थे, जिससे उन्हें डर रहता था। किस चीज़ का? लूट का, डकैती का, इन सब चीज़ों का डर रहता था। तो इसीलिए वे एक साथ अपनी रक्षा के लिए वे एक साथ संघ बनाकर जाते थे, जिन्हें गिल्ड कहते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। तो 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में कुछ ऐसे संघ बनाए गए थे जो कि सबसे प्रसिद्ध हैं मणिग्रामम और नानादेशी। ये प्रसिद्ध व्यापारी संघ माने जाते हैं। आगे ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार भी करते थे। तो ये जो व्यापारी संघ होते थे वे केवल अपने ही राज्य या आसपास के राज्यों तक ही नहीं सीमित थे, वे दूर दूर तक व्यापार करते थे, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे, और ये जो हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा थे, ये समुदाय दूर दूर तक, जैसे लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार भी करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि वे किस किस चीज़ का व्यापार करते थे। तो जो ये व्यापारी थे वे पत्तन में कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में क्या लाते थे? अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के बर्तन और चांदी लाते थे। आगे पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। जो भारत का पश्चिमी तट था वहाँ के नगरों में जो अरबी थे, फारसी थे, चीनी थे, यहूदी थे, सीरियाई ईसाई थे, ये सब क्या थे? वहाँ पे बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। तो जो भारत के मसाले और कपड़े थे वे इतालवी व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे, और ये जो इतालवी व्यापारी थे यहाँ से खरीदकर लाल सागर के बंदरगाहों में बेचते थे। ठीक है, और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाने जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि,
यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। तो जो भारत के मसाले थे वे यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? वे यूरोप के व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग क्यों थे? क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वे नॉनवेज खाते थे और नॉनवेज मसालों से ही बनाए जाते हैं, इसलिए भारत के जो मसाले थे वे यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग थे। इसके अलावा बताया गया है कि भारत का सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। आगे है काबुल के बारे में। तो आइए हम काबुल के बारे में पढ़ते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। तो काबुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा था? एक पहाड़ी और विषम भूदृश्य वाला क्षेत्र था। यह 16वीं शताब्दी से ही राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार ये रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर थे जिनका नाम है जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर। इन्होंने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष यानी कि एक साल में 30,000 रुपयों का होता था और ये जो 30,000 थे उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा भारत के अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। आगे लिखा है नगरों में शिल्प। तो बीदर के शिल्पकार जो कि तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। तो शिल्प का नाम बीदरी क्यों पड़ा? क्योंकि बीदर के जो शिल्पकार थे वे तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए अधिक फेमस थे, इसीलिए इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिनमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। तो पूछा गया है कि सालियार या कैकोलार कौन थे? तो मध्यकाल के शिल्पी यानी कि बुनकर सालियार या कैकोलार थे। तो सालियार कैकोलार कौन थे? मध्यकाल के शिल्पी या बुनकर थे। तो जो सालियार या कैकोलार थे ये एक समृद्धशाली समुदाय थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पे जो चित्र 4 दिखाया गया है ये क्या है? पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। ये जो पीतल के मोमबत्ती दान दिखाया गया है इस पर जो काला आवरण है उसको यहाँ चित्रित किया गया है। आगे यहाँ चित्र 5 जो कि साल के बॉर्डर का चित्र दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया है ये साल के बॉर्डर का चित्र है। आगे लिखा गया है कि शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दी के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर
बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। तो इस समय क्या हुआ था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के द्वारा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, जिससे वहाँ से कारखानों से सस्ते दाम पर कपड़े तैयार करके भारत में बेचे जाते थे, जिससे जो भारत के हस्तशिल्प कला के द्वारा जो कपड़े तैयार किए गए थे और वे काफ़ी अधिक दाम पर बेचे जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन हो गया। इंग्लैंड से बनाए हुए सस्ते कपड़े और भारत के द्वारा हस्तशिल्प कला के द्वारा जो बनाए गए कपड़े थे वो उसकी तुलना में कंपटीशन नहीं कर सके, जिससे क्या होया, भारत के जो कुटीर उद्योग थे, जो हस्तशिल्प कला थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। आगे बताया गया है कि हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। तो हम हम्पी के बारे में पढ़ेंगे। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। तो हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो हम्पी नगर कहाँ पे स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। तो हम्पी के बारे में हमें एक खंडहर से पता चलता है कि जो इस शहर की किलेबंदी की गई थी वो उच्च कोटि से की गई थी। इस किले की दीवार का जो निर्माण किया गया था वो गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले के प्रयोग से नहीं किया गया था। इसका जो निर्माण किया गया था वो शिलाखंडों को आपस में फिक्स करके जोड़ा गया था। हम्पी नगर की जो दीवार का निर्माण किया गया था वो जो शिलाखंड थे, जो पत्थर के टुकड़े थे, उनको आपस में फिक्स करके जोड़ा गया था। आप इसे देख सकते हैं, जो कि हम्पी की एक दीवार का चित्र है, जो कि टूटी अवस्था में यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे छोटे छोटे शिलाखंडों को आपस में फिक्स करके बनाया गया है। आगे लिखा गया है एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। तो डोमिंगो पेज कौन है? एक पुर्तगाली यात्री है। यह विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय आया था। इसने हम्पी नगर के बारे में वर्णन किया। आइए देखते हैं इसने क्या लिखा है। लिखा है कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट हो चपटी हैं। आगे यहाँ बगल में लिखा गया है कि अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। आगे
आगे हम्पी की वास्तुकला के बारे में बताया गया है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ की जो शाही भवन हुआ करते थे, शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद हुआ करते थे। इसके अलावा स्तंभ वाले विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे और सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृतियां वाले मूर्तिकला के नमूने हुआ करते थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चट्टियों और पुर्तगालियों जैसे जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके एजेंटों का जमघट लगा रहता था। इसके अलावा जो मंदिर हुआ करते थे वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। देवदासी विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले जो विशाल कक्ष थे, उन विशाल कक्षों में राजा और प्रजाजनों के सामने नृत्य कार्यक्रम हुआ करता था। आज के समय में जो महानवमी पर्व है वो दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व के नाम से जाना जाता है। उन दिनों हम्पी में नवरात्रि पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था और इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है कि हम्पी में महानवमी पर्व मनाया जाता था। तो इसके बारे में हमें पता पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई महानवमी मंच से पता चलता है, जहाँ पे राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं से विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। आगे लिखा गया है कि 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों यानी कि बहमनी साम्राज्य में 5 शासक थे। कौन कौन से? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार और बीदर के शासक। तो बहमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा विजयनगर की पराजय हुई, जिससे क्या हुआ? हम्पी का विनाश हो गया। आगे लिखा गया है वाणिज्यिक केंद्र के बारे में। तो देखते हैं वाणिज्यिक केंद्र क्या होता है। एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, वो क्या कहलाता है? वह स्थान वाणिज्यिक केंद्र कहलाता है। आगे सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सूरत जिसको पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सूरत मुगल काल में कैम्बे जो कि आज के खंबात के नाम से जाना जाता है और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था। तो सूरत किसका मुख्य द्वार था? सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। आगे सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहां सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है। तो अंग्रेज इतिहासकार जो कि जिनका नाम है ओविंगटन, उन्होंने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन किया है। क्या किया है कि उन्होंने बताया है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यह कथन किसका है? अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन का। उन्होंने बताया है कि एक समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते थे। आगे सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जिसको जरी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध था और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। तो
विश्राम गृह क्यों बनाया गया था? विश्व के जो सभी भाग से जो अलग अलग नगरों से आने वाले लोग थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्राम गृह बनाए गए थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। तो देख लेते हैं हुंडी क्या होता है। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। तो हुंडी क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जमा की गई रकम या पैसे को दर्ज करता है और उस दस्तावेज यानी कि हुंडी को कहीं दूसरी जगह पर दिखाकर प्रस्तुत कर जमा की गई अपनी रकम को प्राप्त कर सकता है। आगे, किंतु 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सूरत का पतन प्रारंभ हो गया था और इसके कई कारण थे। कारण कौन कौन से हैं? पहला, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि। दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। और बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। तो हम पढ़ेंगे मसूलीपट्टनम के बारे में। मसूलीपट्टनम, जो कि आज हम मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, यह नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ठीक, आगे यहाँ पे गुमास्ता के बारे में दिया गया है। गुमास्ता क्या होता है, हम इसे जान लेते हैं। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी। तो जो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी है उनमें कुछ व्यापारिक गतिविधियां होती हैं और उन गतिविधियों के जो प्रभारी अधिकारी होते हैं उन्हें गुमास्ता कहते हैं। समझ में आ गया है? ठीक है, आगे यहाँ एक कहानी दिया गया है मछुआरों का एक गरीब नगर के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते जिनका नाम है विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं मसूलीपट्टनम के बारे में क्या लिखा गया है। मसूलीपट्टनम के बारे में क्या लिखा गया है देखते हैं। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। न ही यह अच्छी जगह पर स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता था। आगे बताया गया है कि गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। तो गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार लागू क्यों किया? क्योंकि उन्हें डर था कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों उनका व्यापार न चला जाए, इसीलिए उन्होंने सभी चीज़ों पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया। आगे बताया गया है कि विभिन्न व्यापारी समूहों गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु
कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार, जिनका नाम है मीर जुमला, ने स्वयं को एक सौदागर था हालैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़वाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो जो मीर जुमला था वह गोलकुंडा का सूबेदार था, जो कि मुगलों द्वारा प्रतिनिधि सूबेदार था। यह एक सौदागर था। इसने एक चालाकी का काम किया। इसने क्या किया कि हालैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़वाने का काम किया। इसके अलावा यह बताया गया है कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो आप इसे याद रखेंगे। यह इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब के समय में गोलकुंडा को 1686 से 87 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे यह लिखा गया है कि अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात का भी आवश्यकता महसूस की कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठे और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। तो कंपनी की इच्छाएं बढ़ रही थी, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। तो कंपनी चाहती थी कि उसकी जो नई नीति है, अपनी नई नीति के अंतर्गत वह सोचती थी कि जो पत्तन है, जो बंदरगाह है, जो व्यापार हो रहा है, वह केवल भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ ना होकर उनके द्वारा जो कंपनी के नए केंद्र हैं, जैसे राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र के साथ भी उनका संबंध रहे। तो कंपनी की इच्छाएं बढ़ रही थी। वह भारत के सभी मामलों में, जैसे राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, इन सभी मामलों में अपना हस्तक्षेप करना चाहती थी, जिससे उससे व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि हो और अधिक से अधिक लाभ हो। आगे दिया गया है कि नए नगर और व्यापारी। इसमें आगे बताया गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मसालों और कपड़ों की खोज करने लगे। तो भारत के जो मसाले और कपड़े थे वो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगहों पर लोकप्रिय थे, जिससे अंग्रेजों, हालैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी कंपनी बनाई। प्रारंभ में जो कुछ बड़े भारतीय व्यापारी थे, जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा, इन्होंने कंपनियों का मुकाबला किया। लेकिन जब यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपनी नौसेना मजबूत की, जिससे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी इनका मुकाबला नहीं कर सके और कंपनी ने भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अंत में इन सभी कंपनियों में से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सबसे अधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। आगे अब जब कंपनी भारतीय व्यापारी को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो वस्तुओं की मांग है इस समय तेजी से चल रही थी, जिससे जो अधिक से अधिक लोग थे उन्होंने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया था। इससे ये हुआ कि जो शिल्पकार थे उनकी स्वतंत्रता नहीं थी। अब वे व्यापारियों के अधीन कार्य कर रहे थे। शिल्पी जन जो थे वे पेशगी प्रणाली के आधार पर काम करने लगे थे। पेशगी प्रणाली का अर्थ यह होता है कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली है
उन्हीं के लिए वो कपड़ा बुनेंगे। और इसके अलावा शिल्पकारों को, बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने दूसरों को बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े थे उन्हीं के मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। आगे लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो इसको याद रखेंगे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे? मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में स्थित है। ठीक है। आगे यहाँ चित्र 8 दिया गया है, जो कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में मुंबई की एक सड़क का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ ये चित्र है। आगे हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। लिखा गया है कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो यूरोपीय नाविकों में से एक नाविक था जिनका नाम है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर से होकर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और वहां से हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। वास्को डी गामा को अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में केरल के कालीकट में पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। इसके अलावा एक यात्री का नाम और दिया गया है जो कि इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस था। उसने भी भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका मानना था कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंचा जा सकता है। इसलिए वह पश्चिम की ओर से यात्रा अपनी शुरू की। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ठीक, तो आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।